हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। इसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर एवं बीएससी के स्टूडेंटों के लिए माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट पर कि जो फिजिक्स का बुक है उस फिजिक्स से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक होगा, माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पर चर्चा करते हैं। माइकलसन-मोर्ले क्या था? माइकलसन और मोर्ले दो साइंटिस्ट थे। कोई पूछे कि माइकलसन क्या थे? माइकलसन और मोर्ले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना स्टडी किया है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर। यानी जो माइकलसन और मोर्ले दो साइंटिस्ट हैं, एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर इन्होंने ईथर पर परिकल्पना किया है। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं। देखो, माइकलसन मोर्ले जो हैं वे 1887 ईस्वी में इन्होंने परिकल्पना किया है और ये कहाँ के साइंटिस्ट रहने वाले हैं? यूएसए यानी अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। देखो अब इन्होंने किस पर अपना स्टडी किया है? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्ययन किया है, स्टडी किया है। फिर उसके बाद इन्होंने किसको माध्यम माना है? ईथर को अपना माध्यम माना था। ईथर को माध्यम क्यों माना था? इसका कारण क्या था? क्योंकि ईथर की जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो होता है वेरी लो होती है और उसका जो इंटेंसिटी तीव्रता होती है वो वेरी हाई होती है। यानी कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत से साइंटिस्ट आए, जैसे लॉरेंज आया, गैलीलियन आए और भी लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के सहायता से इन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने थे। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र माने थे, एक अजड़त्वीय, जिसे हमने बोला था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने थे। उनके थ्रू उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्टडी नहीं कर पाई थी, लेकिन माइकलसन और मोर्ले ने आकर के 1800 यानी 1887 में 1887 ईस्वी में इन्होंने ये व्यक्त कर दिया कि ईथर के कारण, ईथर से यानी जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग ईथर के माध्यम से होकर के गुजरता है या ईथर से होकर के गुजरता है, तो उनसे जो हमारा फ्रिंज प्राप्त होता है, जो फ्रिंज का स्ट्रक्चर बनता है, क्या उसमें परिवर्तन होता है? यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि सपोज दैट इन्होंने माना कि ये हमारा सूर्य है। ये कल्पना करिएगा, ये हमारा सन है, सूर्य है, और यह हमारा इसका कक्षा है, ऑर्बिट है। यहां पर पृथ्वी है। ये हमारा क्या है बाबू? पृथ्वी है, यानी अर्थ है। अर्थ है, ये पृथ्वी है और ये सन है। यहां से निकलने वाली जो तरंग है इसको मैंने बोल दिया वेव, इसका नाम रख दिया वेव। लेकिन कौन सा नाम रखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात किया। देखो अब जो माइकलसन और मोर्ले थे, जब सन से निकलने वाली तरंग पृथ्वी पर गिरती हैं तो कुछ निर्वात अथवा वायु से होकर के आती हैं, यानी रेयर मीडियम से होकर के आती हैं। उस रेयर मीडियम को माइकलसन और मोर्ले ने क्या माना था? ईथर माना था। कहा था कि यह ईथर है। लेकिन इन्होंने क्यों माना था? क्या कारण था? क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से दो टाइप्स के हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्राप्त हुए थे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्होंने अर्थ को माना था और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्होंने ईथर को मान लिया था। कि इसके अंतर्गत ये देखा गया कि ईथर से जब होकर के प्रकाश किरण पुंज या तरंग प्रोवाइडेड होती, प्रोपिगेट करती हैं, तो इनमें क्या फ्रिंज उत्सर्जित होते हैं। फ्रिंजों में, इनसे उत्सर्जित होने वाले जो फ्रिंज प्राप्त होते हैं, उन फ्रिंजों में क्या परिवर्तन मिलता है, इसी पर कल्पना किया था। ये बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी। फिर से मैं स्टडी कराता हूं। मान लीजिए एक सूर्य है, यानी सूर्य है और उससे कुछ दूरी पर आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी है। बीच में क्या है? हमारा ईथर को परिकल्पना मान लिया था, ईथर का कल्पना कर दिया था कि काल्पनिक ईथर माना था, इमेजिन किया था कि हाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच ईथर है। जब ईथर से हमारी तरंग प्रोपिगेट करेंगी, पृथ्वी पर प्रोपिगेट करेंगी, जो फ्रिंज प्राप्त होगा उन फ्रिंजों का कैलकुलेशन क्या हो सकता है कि फ्रिंज किस प्रकार से हमारे डेराइव्ड हो सकते हैं, फ्रिंज प्राप्त हो सकते हैं, फ्रिंज प्राप्त होंगे, उनमें कौन सा परिवर्तन होगा।
तो इस पर इन्होंने सर्वप्रथम नोबेल प्राइज भी पाया था, पुरस्कृत हुए थे। यानी माइकलसन और मोरले दोनों साइंटिस्ट इस ईथर की परिकल्पना पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर इन्होंने पूरा अपना स्टडी निकाला और नोबेल प्राइज पाया था। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हम फ्रिंज की डेरिवेशन निकालते हैं, फ्रिंज के सूत्र का निगमन करते हैं कि n इक्वल, मैं पूरा अगर इसका वैल्यू निकालूंगा dv² बटे लेमडा c स्क्वायर, ये फार्मूला मैं निकालूंगा कि n जहां पर फ्रिंजों की चौड़ाई होगी, d डिस्प्लेसमेंट होगा, v वेलोसिटी होगी, लेमडा वेवलेंथ होगा, c लाइट वेलोसिटी होगी। यानी n फ्रिंज की चौड़ाई होगी, फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंज होगा, d हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और v होगी वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, और लेमडा जो होगा वो हमारा वेवलेंथ होगा, c क्या होगी, हमारी लाइट वेलोसिटी होगी। देखो जो ईथर है इस पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए थे माइकलसन मोरले, और जो अर्थ है इसको मोशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गतिमान फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने थे। यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ईथर को माने और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माने थे, पृथ्वी को माने थे। तो पृथ्वी क्या है बाबू, पृथ्वी गतिमान होती है, लेकिन कितनी वेलोसिटी से गतिमान होती है आप लोगों को पता है, 30 km प्रति हावर्स की दर से, प्रति सेकंड की दर से ये गतिमान होती है। लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है यानी लाइट वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि ये प्रकाश की जो चाल होती है इतनी होती है। लेकिन न्यूटन और केपलर्स के द्वारा यह सिद्ध हुआ था कि पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलती है। तो जो प्रकाश की चाल निकाला गया वो c माना गया, और पृथ्वी की चाल को किससे डिनोटेड किया गया है, v से। यानी कहा गया है कि सन से निकलने वाली जो तरंग होंगी वो किससे, ईथर से जब प्रोपिगेट करेंगी तो जो पृथ्वी की वेलोसिटी होगी, इसके यानी ईथर के अराउंड या सन के अराउंड गति करने वाले जो अर्थ होंगे, पृथ्वी होंगे, इसकी जो वेलोसिटी होगी, लाइट की वेलोसिटी होगी, ईथर से प्रोपिगेट करेगा तो उनमें कुछ फ्रिंज का परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर किसने किया था, माइकलसन और मोरले। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग लगभग में समझ में आ गया होगा कि अब हम आगे समझाते हैं। इसका जो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसको देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अब हम आगे समझते हैं इसके फिगर से सीख लेते हैं कैसे होगा। देखो इस सूत्र का निगमन करेंगे, यानी इन्होंने जो अपना इंस्ट्रूमेंट माना था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक मरकरी पर किया था। कोई पूछे कि माइकलसन और मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, तो कह दीजिएगा एक मरकरी पर किया था। पूरे इंस्ट्रूमेंट को अब क्या कर दिया था, मरकरी लिया था और मरकरी पर पूरे इंस्ट्रूमेंट को बना दिया। एक टेलीस्कोप लिया, 2 मिरर लिया था, और एक लाइट सोर्स लिया था, एक लेंस लिया था, फिर 2 सिल्वर प्लेट लिए थे। 2 सिल्वर प्लेटों को इन्होंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, और एक मिरर 90 डिग्री एंगल पर, और एक मिरर जो है समांतर 180 डिग्री एंगल पर रख दिए। और जब लाइट सोर्स से प्रकाश किरण पुंज लेंस से होकर के सिल्वर की प्लेट पर आपतित यानी इंसिडेंट होती हैं, इंसिडेंट होने के बाद से फिर ये आगे की तरफ बढ़ती हैं तो कौन सी घटनाएं होती हैं, फिर वो रिटर्न आती हैं तब कौन सी घटनाएं होती हैं, इसको समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को देखिएगा, यहां से देखिएगा। मान लिए कि ये हमारे 2 सिल्वर प्लेट हैं, S और S', 2 हमारे सिल्वर प्लेट हैं, और ये हमारा लेंस है, लेंस L है, और ये हमारा प्रकाशिक स्रोत S है। यानी प्रकाशिक स्रोत क्या है, S है। जब इस प्रकाशिक स्रोत यानी सनलाइट से प्रकाश किरण पुंज, ये टेलीस्कोप है बाबू, याद रखिएगा टेलीस्कोप, इसका नाम होगा टेलीस्कोप। जब हमारे सोर्स एस से लाइट रेज या तरंग इस लेंस से होकर प्रोवाइड होगी तो सिल्वर की प्लेट पर इंसिडेंट होता है, गिरता है, और इस सिल्वर की प्लेट पर से कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं मिरर M1 के लिए, और वो रिफ्लेक्ट करता है पुनः सिल्वर की प्लेट के लिए, और कुछ लाइट रेज जो होती हैं वो दूसरे सिल्वर प्लेट से होकर के या इंसिडेंट होकर के टकरा करके मिरर M2 पर इंसिडेंट होता है, गिरता है।
मिरर M2 पर गिरता है और मिरर M2 जो होता है इस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। बात अब हिंदी में थोड़ा सा समझिए, इसको सीखिएगा कि जब किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश किरण पुंज लेंस से होकर के गुजारी जाती हैं तो अपवर्तन होता है। ये अपवर्तित प्रकाश किरण पुंज सिल्वर की प्लेट पर गिरते हैं। सिल्वर की प्लेट का करता है, कुछ प्रकाश किरण पुंजों को मिरर M1 यानी दर्पण M1 के लिए परावर्तित कर देता है और कुछ प्रकाश किरण पुंजों को सिल्वर S' के लिए परावर्तित करता है और दर्पण M2 पर ये गिरते हैं। M2 से प्रकाश किरण पुंजों का पुनः परावर्तन होता है। यहाँ अपवर्तन नहीं होता, दर्पण से परावर्तन होता है। परावर्तन होता है, परावर्तन होने के बाद से पुनः यह इस पॉइंट पर आकर के मिलता है। तो टेलीस्कोप से इसे देखा था कि जब ये प्रकाश किरण पुंज ऊपर गया पुनः टकरा के आया और ये प्रकाश किरण पुंज इधर गया पुनः टकरा के आया, तो इनमें जो तरंग किसे द्वारा फ्रिंज बना, इन फ्रिंजों में कोई परिवर्तन नहीं पाया। इन फ्रिंजों में कोई परिवर्तन नहीं पाया, केवल कितने का अंतर पाया था, 0.2 से लेके 0.4 का अंतर पाया था। यानी कि जो वैल्यू पाई थी 0.2 से लेकर के 0.4 का अंतर पाया था, इससे अधिक का अंतर नहीं पाया था। तो यानी कुछ प्रकाश किरण पुंज जो आगे इधर से जा रही थी पुनः वापस आ रही थी, तो इनसे जो फ्रिंज प्राप्त होगा, फ्रिंज का मतलब कहाँ डार्क होगा कहाँ ब्राइट होगा, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। यानी जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा डार्क स्टेट है और ये हमारा ब्राइट स्टेट है, ये हमारा डार्क स्टेट है और ये हमारा ब्राइट। तो डार्क और ब्राइट के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं। इन फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई पाया, यानी फ्रिंज की स्टेटमेंट पाया, फ्रिंज की संख्या पाया, वो कितना पाया था, 0.2 से लेके 0.4% का पाया था, इससे अधिक का नहीं पाया था। कब पाया था, जब ये सिल्वर के प्लेट से प्रकाश किरण पुंज ऊपर की ओर गया, अब पुनः रिटर्न आया, पुनः इधर गया, पुनः रिटर्न आया, तब देखा तो इन्होंने लगभग में इतना का अंतर पाया था, इतने का ही केवल कंफ्यूजन मिला था। इससे हम क्या कहते हैं, माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रोफेरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोफेरोमीटर के नाम से भी, माइकलसन इलेक्ट्रोफेरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखे रहिएगा। अब हम अगली बात करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट वाले फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा क्योंकि इसमें हमें डेरिवेशन भी करने हैं, इसको समझ के पढ़िएगा, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ते चलिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, मैं मान लिया कि ये हमारा M1 हमारा दर्पण है और ये हमारा ये सिल्वर की प्लेट है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी की वेलोसिटी क्या है बाबू, यानी अर्थ है, अर्थ की वेलोसिटी क्या है, v है, और लाइट है, लाइट की वेलोसिटी क्या माने थे, c है। तो कौन तेज चलेगा, किसका स्पीड अधिक होगा, लाइट की, और किसका स्पीड कम होगा, अर्थ की। अर्थ की स्पीड मैंने 30 km प्रति हावर्स की प्रति सेकंड बताया है और इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया है। तो यानी इसकी वेलोसिटी अधिक होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो अधिक वेलोसिटी से कम वेलोसिटी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो c माइनस क्या होगा, v मिलेगा। ये बात याद रखे रहिएगा कि इनके बीच जो वेगों का अंतर, पृथ्वी और प्रकाश के चाल के वेगों का जो अंतर मिलेगा, वेलोसिटी का जो अंतर मिलेगा, c माइनस v का मिलेगा। अब हम कहते हैं कि जब सिल्वर की प्लेट से प्रकाश किरण पुंज यानी लाइट रेज प्रोपिगेट करती हैं आगे की तरफ, दर्पण M1 पर प्रोपिगेट करती हैं, तो M1 पे प्रोपिगेट होने पर मैं मान लिया कि यहां से यहां तक का जो समय लगा T1 और इनके बीच की जो दूरी है वो D है। और जब इनके बीच प्रकाश के चाल और जो हमारा पृथ्वी की चाल है उनका जो अंतराल है c-d की है, तो T1 बराबर d/c-v। ये कैसे निकला है पहले ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात पढ़े होंगे। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं टाइम, इसको यानी वेलोसिटी हमारा कितना का निकला, c-v, डिस्टेंस हमारा कितना निकला, d, और टाइम क्या निकला, T1 मान लिए। पहले दर्पण के लिए जब प्रकाश किरण पुंज स्लिट से होकर के, ऐसे कह देंगे ये सिल्वर से होकर के मिरर के लिए पहुंच रहा था, तो T1 बराबर हमारा क्या मिला, d/c-v। इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये प्रकाश किरण पुंज दर्पण से टकरा के पुनः वापस आ रहा था, पुनः जब वापस आ रहा था
जब वापस आ रहा था तो तब कितना दूरी तय किया, टी डी, और दर्पण से टकराने के बाद से इसके माध्यम में परिवर्तन हुआ, यानी पहले तो चला था, इसका माध्यम कुछ और था, टकराया था, और टकराने के बाद से पुनः आया तो इसके माध्यम में परिवर्तन, इसके वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन हुआ होगा तो इसको कहा देंगे प्लस से, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तब यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा, T2 इक्वल, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में पुनः समय कितना लगा, T2, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा था, T1। तो T2 इक्वल भी D बटे C प्लस V। इस टाइप से हमारे दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले स्टेप की बात करता हूं। लेट अस कंसीडर, मैं मान लेता हूं, कुछ ऐसे कंपेयर करता हूं, इनके फार्मूले जो हैं उस फार्मूले को निकालने के लिए पहला फार्मूला मैंने फार्मूला बताया है, n इक्वल dv स्क्वायर बटे लेमडा सी स्क्वायर। इसी फार्मूले को फार्मूले का प्रूफ करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने सपोज दैट कल्पना कर लिया, मान लिया कि एक हमारा सिल्वर प्लेट ए है और दूसरा प्लेट क्या है, ए डैश है। प्लेट ए से M2 मिरर जो है, M2 मिरर है वो x1 डैश दूरी पर है, x1 डैश दूरी पर, याद रखे रहिए कितने दूरी पर, x1 डैश दूरी पर। और a डैश से M2 कितने दूरी पर है, x1 डैश दूरी पर। दोनों की दूरियां क्या होंगी, बराबर, क्योंकि कर्ण है, कर्ण की दूरियां हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब फिर माना a से लेके o तक की दूरी क्या मान लेता हूं, x2 डैश है, और o से लेके a डैश तक की दूरी फिर भी मैं मानता हूं x2 डैश है। यानी a से M2 तक की दूरी x1 डैश, a से o तक की दूरी x2 डैश, और o से a डैश तक की दूरी x2 डैश, फिर M2 से a डैश तक की दूरी x1 डैश। मैं मान लिया कि a से लेके यहां तक का जो समय है वो t डैश है, समय कितना है, t डैश है, और यहां से यहां तक आने का प्रकाश चाल का इसका भी समय कितना है, t डैश है। कौन चल रहा है, मान लीजिए यहां से प्रकाश किरण पुंज चल रही है तो उसकी चाल क्या है, c है, और इसकी यहां पर भी उसकी चाल क्या है, c है। तो हमारा फिर फार्मूला क्या मिल जाएगा, अभी बताए हैं कि वेलोसिटी अपॉन लाइट वेलोसिटी, यहां लिखेंगे लाइट वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। c इक्वल डिस्टेंस कितना है बाबू, x1 डैश अपॉन टाइम क्या होगा, t डैश, ऐसा निकल सकता है। अब हम x1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करके, x1 डैश इक्वल ct डैश, यानी यहां की जो वैल्यू x1 डैश की वैल्यू हमारी प्राप्त होगी, x1 डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, ct डैश। इधर भी वो वैल्यू कितना होगा, x1 डैश इक्वल ct डैश। अब वही कंडीशन मैं इसको मान लेता हूं, सपोज दैट वही प्रोसेस इसमें मैं मान लेता हूं कि x2 डैश इक्वल ct डैश और vt डैश, मैं इसको मानता हूं क्योंकि पृथ्वी इसके एलांग मोशन, यानी इधर प्रकाश किरण पुंज मोशन कर रही है और इसके एलांग पृथ्वी मोशन कर रही है। पृथ्वी जब मोशन करेगी तो v वेलोसिटी से, और प्रकाश किरण पुंज जब मोशन करेगा तो उसे c वेलोसिटी से, यानी c से डिनोटेड करेंगे। तो ये इसी प्रकार हमारा क्या होगा कि जो अर्थ वेलोसिटी निकलेगा, अर्थ वेलोसिटी की बात करेंगे। अर्थ वेलोसिटी का मतलब भी, अर्थ वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करेंगे। तो अर्थ वेलोसिटी हमारा क्या है बाबू, v है, और डिस्टेंस कितना है इसका, x2 डैश है, बटे इसका टाइम कितना मान लिया हूं, t डैश। तो अब इससे भी क्या रिलेशन निकलेगा, x2 डैश इक्वल vt डैश, यानी x2 डैश की जो वैल्यू होगी वो v2 डैश, x2 डैश की जो वैल्यू होगी vt डैश। अब मैं माना कि O से जो मिरर है कितना दूरी पर रखा गया है, d दूरी पर रखा गया है। तो इतना बात आप लोगों को लगभग में समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखो ध्यान से देखते रहिएगा बाबू, इन बातों को आप लोग देखते रहिएगा। वी हैव, देखिएगा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। वी हैव द इक्वेशन ऑफ टाइम, टाइम का इक्वेशन मैं क्या पाया हूं कि t1 इक्वल d बटे c माइनस v। समीकरण नंबर 1
यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड T2 इक्वल डी बटे सी माइनस भी इक्वेशन नंबर में मान लिया सेकेंड। थोड़ा ये भी इस बात को याद रखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं इस बात को याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण पुंज यहां से चलना स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा तो उसकी चाल c और उसका विस्थापन x1 डैश कितना समय लेगा t डैश, फिर यहां से टकराएगा, टकराने के बाद पुनः a डैश पर आएगा तो उसका विस्थापन x1 डैश यानी डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में। अब फिर उसका जो चाल होगी c ही होगा और उसका जो टाइम लगेगा वो क्या होगा t डैश। लेकिन यहां से ऐसे ऐसे आया है, कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं मान लिया क्या x1, यानी यहां से चला और यहां तक आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं मान लिया क्या x1 और इसकी जो वेलोसिटी माना वो c यानी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल मैंने क्या माना c और टोटल टाइम मैंने माना t, टोटल टाइम क्या मैंने माना t, पूरा विस्थापन x1, पूरा प्रकाश की चाल c, पूरा जो समय लगा t। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, जैसे यह समीकरण बना है कि वेलोसिटी इक्वल ऐसे अभी लाइट वेलोसिटी यानी थर्ड अगर इक्वेशन बनाऊं तो लाइट वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फार्मूला मैं रख रहा हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो लाइट वेलोसिटी c इक्वल x1 बटे t, यानी वैल्यू क्या निकलेगा x1 बराबर ct, मैं यह वैल्यू निकालूंगा अभी समीकरण में निकालूंगा, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं दूसरी बात मैं समझा रहा हूं कि यहां से जब हमारा अर्थ a डैश पॉइंट पर जाएगा, a पॉइंट से जब a डैश पॉइंट पर अर्थ मोशन करेगा तो कितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा v वेलोसिटी से चारों तरफ ये मोशन एक समान चाल से चलेगा। कितना दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक गया तो x2 डैश दूरी यहां से यहां तक गया तो x2 डैश दूरी। अब a से o तक गया कितना समय लिया t डैश, o से a डैश तक गया कितना समय लिया t डैश। अब मैं मान लिया कि a और a डैश के बीच यानी a और a डैश के बीच का पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या है x2 है। जब x2 है और टोटल समय क्या है, इसमें स्मॉल t है, उसमें कैपिटल T माना था, इसमें जो समय है उसको मैं स्मॉल t मान रहा हूं और इसकी जो वेलोसिटी मान रहा हूं। अब इस वेलोसिटी मैं किसके कंपेयर में किया हूं, प्रकाश के कंपेयर में, इस वेलोसिटी को भी मैंने क्या ले लिया c। तो लाइट वेलोसिटी यानी c इक्वल, फिर हमारा फार्मूला क्या मिलेगा c इक्वल x2 अपान t। तो x2 बराबर मैं क्या लिखूंगा ct। एक बार मैं ये समीकरण प्रूव करूंगा, जस्ट याद रखे रहिएगा, इस बार याद रखिएगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं आगे बता रहा हूं यानी T1 T2 ये हमारे दो इक्वेशन हैं। अब मैं कह रहा हूं आगे स्टेटमेंट में एडिंग, हेंस द, ऐसे लिख रहा हूं हेंस द टोटल टाइम लेट कैपिटल T, देन वी गेट, तब हम क्या पाते हैं बाबू, कैपिटल T इक्वल T1 प्लस T2, इक्वेशन नंबर में कितना मान लिया थर्ड। अब कह रहा हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तब हम फिर क्या पाते हैं बाबू, T इक्वल, ध्यान से देखना, T1 की वैल्यू यह है, T2 की वैल्यू यह, उठा के रख देंगे। देखो T बराबर लगा दिए T1 की वैल्यू क्या है d बटे c माइनस भी, अब प्लस T2 की वैल्यू क्या है d बटे c प्लस भी। अब देखो इसको हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, d c प्लस भी प्लस d c माइनस भी,
बटे ये देखो वर्गांतर का फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, डी सी प्लस डी भी प्लस डी सी माइनस डी भी बटे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यानी गुणा कर दो, गुणा कर दिए। अब देखो डीवी से डीवी कट जाएगा, जब कटेगा तो टोटल टाइम टी इक्वल क्या प्राप्त होगा, 2dc बटे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। ये बात आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि टोटल टाइम हमारा कितना का होगा, 2dc बटे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। इसको इस क्वेश्चन नंबर में कितना मान लेता हूं, 4। अब मैं आगे इरेज करके यानी आगे बताता हूं, अगली बात मैं बताता हूं। जब ये पूरा समय, पूरा टोटल टाइम यानी टोटल टाइम टी समय में इसका जो वैल्यू निकला 2dc अपन सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर का निकला। अब टी समय में कितना विस्थापन ये तय किया है, x1, हेंस द डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ऑफ लाइट, टोटल डिस्टेंस ऑफ लाइट। टोटल डिस्टेंस ऑफ लाइट के लिए मैं फार्मूला क्या निकाला था, कहा था x1 इक्वल सी टी, अभी अभी जस्ट मैंने निकाला था, अभी अभी लिखा था लाइट वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे निकाला था। तो लाइट वेलोसिटी c थी और डिस्टेंस x1 था, टाइम क्या था, t था। तो x1 इक्वल मैं मल्टीप्लीकेशन किया c इंटू टी प्राप्त कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर में कितना मान लेता हूं, 5। अब लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4 from 5 from इक्वेशन 4 वी गेट, यानी याद रखिएगा कि समीकरण 4 से देखो, अब समीकरण 4 से t का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में मान, यानी समीकरण 5 में मान समीकरण 4 से t का रखने पर, तो हम वैल्यू क्या पाएंगे, x1 इक्वल c अपने जगह पर रहेगा और t का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2dc बटे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा c का गुणा c में करेंगे तो 2dc स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर प्राप्त होगा, ऐसा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2dc स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन कर लो, सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर होगा। इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को काट दो तो मिलेगा कि x1 बराबर 2d बटे 1 माइनस भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इसको इस पर पोर्शन को, इतना पोर्शन को ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो r करके प्राप्त होगा 2d 1 प्लस भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इस बात को याद रखे रहिएगा डियर फ्रेंड्स, x1 इक्वल हमारा कितना प्राप्त होगा, 2d 1 प्लस भी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर में कितना मानता हूं, 6। इसको इक्वेशन नंबर में कितना मान लिया, 6। अगेन आप ध्यान से देखना, आगे देखना बाबू, दिमाग लगाना, मैं जो फार्मूला लिखा था शुरुआत में उसी फार्मूले को निकालूंगा। अगेन इसको देखना, अगेन द सेम एंगल ट्रायंगल, सेम एंगल ट्रायंगल कहां से, देखो अब AM2O ट्रायंगल AM2O इन, यानी AM2O से
पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी ऐसे लिखेंगे am2 का स्क्वायर बराबर ao का स्क्वायर प्लस om2 का स्क्वायर। अब हम वैल्यू लिख देते हैं इसका am2 तक की वैल्यू कितनी है ct डैश और ao तक की वैल्यू vt डैश। देखो ध्यान से, ct डैश का होल स्क्वायर बराबर vt डैश का होल स्क्वायर प्लस d, यहां से यहां तक की वैल्यू मैंने कितना माना है d। अब ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारा ये प्राप्त होगा c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर कर दो बाबू, माइनस v स्क्वायर t डैश स्क्वायर बराबर d स्क्वायर, इधर बराबर में यानी इसको इधर पक्षांतर कर दिया, खाली d स्क्वायर भर बचा। अब इसमें t डैश स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, t डैश स्क्वायर कॉमन मिल गया तो इस अंदर अंदर क्या बचेगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बचा बराबर कितना निकला d स्क्वायर। अब इस वैल्यू को क्या कर देंगे इधर बट्टे में कर देंगे, यानी t डैश स्क्वायर इक्वल d स्क्वायर बटे c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये बट्टे में चला जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जब यह स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, यानी t डैश बराबर हम वैल्यू अगर निकालें तो पूरी वैल्यू किस में आएगी रूट में, तो d स्क्वायर बटे c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब इससे d स्क्वायर को बाहर कर दीजिएगा, a नहीं बाहर जाएगा d स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो d बटे हमारा कितना मिलेगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे 1/2। अब देखो इस पर पावर 1/2, पावर 1/2 करड़ी का मान होता है, हमेशा अंडर रूट का मान होता है। तो हमारा क्या निकला कि t डैश इक्वल d बटे c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर पावर 1/2। अब देखो इसमें से मैं c स्क्वायर को कॉमन कर रहा हूं, अंडर रूट से c स्क्वायर को कॉमन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अंडर रूट से t डैश इक्वल मेरा क्या निकल रहा है d हमारा अपने जगह पर है बटे थोड़ा सा अंडर रूट से जब बाहर निकालूंगा तो c स्क्वायर बाहर आएगा, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, जब कटेगा खाली c बचेगा और मिलेगा 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, यानी v स्क्वायर के बटे में यह c स्क्वायर चला जाएगा, बटे फिर क्या बचा 1/2, यानी इतना अंडर रूट में बचेगा और ये बाहर चला आएगा। अब हम और करके लिखते हैं कि t डैश इक्वल d बटे c और यहाँ पे 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। अब हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, यानी बाय यूजिंग फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग मैथमेटिक्स में 12वीं के मैथमेटिक्स में गणित में ऐसे पढ़े होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर अगर 1/2 है तो इसका अगर जो विस्तार करना हो बढ़ाना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, ये जो 1/2 है पहले में चलाता है अब इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस फिर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। जहां पर इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, खाली बचा क्या इतना टर्म। अब इसी के थ्रू मैं इसको लिख दूं 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर पावर 1/2, तो हम x के जगह पे इतना वैल्यू है तो लिख सकता हूं 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर के जगह पे वैल्यू को v स्क्वायर बटे c स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस आगे की जो वैल्यू है उस टर्म को मैं छोड़ देता हूं, तो इतनी वैल्यू को क्या मैं यानी इतने वैल्यू को क्या मैं इस टर्म में लिख सकता हूं, तो इस टर्म में लिखता हूं, यानी एंड हेंस और करके लिखता हूं t डैश इक्वल d बटे c, अब 1 प्लस 1/2 इंटू v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, इस टाइप से लिख देता हूं t डैश की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन नंबर में कितना मान लिया 7, इक्वेशन नंबर में कितना मान लिया 7। अभी मेरा t डैश की वैल्यू निकली है, ध्यान से देखिएगा बाबू, यहां तक का t डैश वैल्यू, यहां तक का t डैश वैल्यू, तो t डैश प्लस t डैश अगर जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 2t डैश, और 2t डैश को मैं पहले शुरुआत में बताया था कि पूरा विस्थापन कितना है
x2 कितना समय में गया है, t समय में गया है तो 2t डैश किसके बराबर होगा, t समय के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से आगे, हेंस कि जब ए लाइट यहां से यहां प्रोपिगेट किया होगा, कितना समय में प्रोपिगेट किया होगा, t समय में। हेंस स्मॉल t इक्वल t डैश प्लस t डैश बराबर 2t डैश। अब 2t डैश यानी t बराबर कितना मिला होगा, 2t डैश। अब 2t डैश की जगह पे पूरी वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, दो तो अपने जगह पर, t डैश की वैल्यू कितनी है, d बटे c और 1 प्लस 1 बटे 2 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, 1 बटे 2 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। इसी को या करके मैं लिख दिया t इक्वल 2d बटे c 1 प्लस 1 बटे 2 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर में कितना मान लेता हूं, 8। इसको मैं कितना मान लिया, 8, इक्वेशन नंबर 8। नाउ वी गेट, अब देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, नाउ थोड़ा दिमाग लगाइएगा बाबू, सभी लोग कहीं दिक्कत ना हो। कितना विस्थापन है, x2 कितने समय में गया है, t समय में, कितने चाल से गया है, c चाल से। पहले तो v चाल माने थे, v चाल कंपैरिजन किसके द्वारा किए हैं, c के द्वारा किए हैं। देखो नाउ ऐसे कहेंगे, नाउ वी गेट द इक्वेशन x2 इक्वल ct, यही फार्मूला होगा फिर से, यानी c इक्वल x2 बटे t, ये फार्मूला होगा बाबू, चाल बराबर दूरी बटे समय का, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय का फार्मूला होगा। अब देखिएगा ध्यान से, x2 इक्वल ct, अब इसको इक्वेशन नंबर में कितना मान लिया, 9। पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू यहां दिख रही है, t की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 9 फ्रॉम इक्वेशन 8, यानी 8 समीकरण 8 से t का मान समीकरण 9 में रखने पर वी गेट, तब हम क्या पाते हैं, वी गेट, ध्यान से देखो, x2 इक्वल c अपने जगह पर, t की वैल्यू कितनी है, 2d बटे c 1 प्लस 1 बटे 2 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, वो इस c से c कट जाएगा तो मिलेगा क्या, x2 इक्वल 2d 1 प्लस 1 बटे 2 v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिएगा, 10, समीकरण नंबर 10। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सेंस लगाओ कि एक वैल्यू हम पाए थे x1 बराबर 2d 1 प्लस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, यह समीकरण पाए थे, ऐसा इक्वेशन पाए थे जिसको हम समीकरण नंबर 5 माने थे, जिसको हम इक्वेशन नंबर कितना माने थे, 5। अब इन दोनों तरंगों में, इन दोनों प्रकार के विस्थापनों में, इन दोनों के दोनों विस्थापन है, अभी ये दूरी है, x1 दूरी है और x2 दूरी है, इन दोनों के बीच कितना का अंतर, कौन पहले पाएगा, कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, कौन कम दूरी तय करेगा। तो देखो हाई करंट वाला मिल करके ऐसी आएगा तो हाई ज्यादा दूरी होगा और हाई अलग का होगा, कम में दूरी होगा, तो ज्यादा दूरी में से कम दूरी को घटा देंगे। जब ज्यादा दूरी में से कम दूरी को घटाएंगे तो आगे हमारा कुछ वैल्यू मिलेगा कि कितना दूरी हाई ज्यादा चला है तरंग और कितना दूरी है कम चला है, तो इनके बीच कौन सा फ्रिंज, कैसा फ्रिंज प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 10 को घटा देंगे। नाउ अब देखो आगे, हेंस subtracting equation 10 from equation 5 we have, हम पाते हैं कि समीकरण 5 में से समीकरण 10 को घटाने पर, जब घटाएंगे क्या तो पाएंगे क्या, x1 माइनस x2
x1 माइनस क्या पाएंगे x2। x1 की वैल्यू कितनी है बाबू 2d 1 प्लस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2d 1 प्लस 1 बटे 2 वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब देखो आगे कंपेयर करते हैं, यानी आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x1 और x1 तो हाई वाला विस्थापन था, x2 तो हाई वाला विस्थापन था, तो इनके बीच अंतर को बोलेंगे पथांतर। पथांतर में किसके बराबर मान लिया डेल्टा x के, यानी डेल्टा x बराबर यानी x1 माइनस x2 बराबर क्या मान लिया डेल्टा x। तो x1 माइनस x2 के जगह पे मैं क्या लिख दिया डेल्टा x। अब देखो ध्यान से 2d कॉमन हो गया, मिला क्या 1 प्लस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, माइनस मिला, माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो -1 होगा, माइनस से गुणा प्लस में तो -1 बटे 2 वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब डेल्टा x बराबर 2d फिर वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इसमें से वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर भी बाहर कर लो, ध्यान से देखो। अब इसमें यानी 1 से हाई 1 कट गया तो खाली का बचा वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कॉमन कर दिए, इसको बाहर किए, इसमें भी तो बाहर किए थे, खाली का बचा है 1 है, इतना दूरी हम खाली 1 और इतना दूरी हम का बचा है 1 बटे 2, यही बचा है। अब इसे हल कर लेते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा डेल्टा x इक्वल 2d इंटू, देखना बाबू ध्यान से, 2 एक का नाम 2 में से 1 जाए 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर ऐसा मिलेगा। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट दो, जब 2 से 2 को काटेंगे तो डी वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, यानी डेल्टा x बराबर कितना मिलेगा डी वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब अगेन देखो इन दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे इन दिस इक्वेशन आर represented by the path difference equation, यानी यह इक्वेशन किसको व्यक्त करता है पाथ डिफरेंस के समीकरण को व्यक्त करता है। नाउ वी हैव, ध्यान से देखिएगा बाबू, नाउ वी हैव, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, समय अधिक लगेगा इसलिए मैं इतना ज्यादा वीडियो बना रहा हूं। नाउ वी हैव, मैं क्या पाता हूं बाबू, ध्यान से देखते रहिएगा, डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, डेल्टा एक्स बराबर मैं क्या पाता हूं एन लेमडा, जहां पर मैंने बताया था डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब, पाथ डिफरेंस का मतलब रास्तों का अंतर, एक रास्ता यह था एक रास्ता यह था, तरंग गई थी, दोनों में अंतर कितना का है डेल्टा एक्स का। और लेमडा क्या है बाबू, लेमडा क्या है, ये भी इसका भी नाम यही होगा पाथ डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे मैं वेवलेंथ रखूंगा, तरंग दैर्ध्य रखूंगा, जिसे इंग्लिश में इसको हिंदी में कहेंगे पथांतर, इसका नाम होगा पथांतर। तो इसको अगर जो मैं एन से यानी एन की वैल्यू निकाल दूं एन बराबर, तो डेल्टा एक्स बटे लेमडा निकल सकता है, लेमडा से डिवाइड हो जाएगा, एन बराबर डेल्टा एक्स बटे लेमडा। अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहीं पुट कर दो, ले जा करके वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो यहाँ दिख रहा था डी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, इसके जगह पे रख दो। तो देखो एन बराबर कितना मिलेगा, मिलेगा हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू डी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बटे लेमडा, तो लेमडा का मल्टीप्लीकेशन यही हो जाएगा, तो मिलेगा क्या डी स्क्वायर बटे लेमडा सी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा n बराबर निकला डी स्क्वायर बटे लेमडा सी स्क्वायर। अब देखो इस समीकरण को माइकलसन मोर्ले के फ्रिंज का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को n बराबर डी स्क्वायर बटे लेमडा सी स्क्वायर के समीकरण को माइकलसन मोर्ले के फ्रिंज का समीकरण कहते हैं। इससे जो वैल्यू प्राप्त हुई थी, फ्रिंज की जो वैल्यू प्राप्त हुई थी 0.2 से लेके 0.4% तक का फ्रिंज प्राप्त हुआ था। तो आशा करता हूं कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का जो डेरिवेशन होगा ये आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, थैंक्स वाचिंग माय वीडियो।